आम आदमी को क्या मिला, सबसे बड़ा सवाल है। इसी आसान सवाल को शरद कोहली जी के पास छोड़ रही हूँ। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आफ्टर लॉन्ग टाइम भारत 24 पर आपसे राब्ता कायम हो रहा है। शरद जी, इजी भाषा में मुझे समझा दीजिए। दो लोग मेरे सामने बैठे हैं, एक कह रहा है कि महंगाई ने आपकी कमर तोड़ दी है, यूरोप को फायदा पहुंचाया पर हम सबके सब डूब गए, यानी भारत। दूसरे सैयद जफर इस्लाम है जो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, ग्लोबल इन्फ्लेशन हमने कम कर दिया है, अपनी महंगाई तो की है। व्हाट इज द ट्रूथ, सच क्या है? अनम्यूट करना हो। यस, गो अहेड सर। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला है। यस सर। देखिए, अर्थशास्त्र का रूबिका एक बड़ा सिंपल नियम होता है कि जितनी डिमांड होती है उतनी कीमतें बढ़ती हैं। ये तो हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक है। मैं समझता हूँ जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं भी है वो भी इस बात को समझ जाता है। हाँ। और जैसे जैसे डिमांड गिरती है कीमतें गिरती हैं। रूबिका, मेरी आवाज आ रही है आपको? एब्सोल्युटली सर। तो अगर हमने रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदा है तो लाजमी बात है रूबिका कि उसकी जो कीमतें हैं वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम रही। आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए ये जो आज हम $30 बिलियन का रशिया से ले रहे हैं, अगर ये हम पूरा का पूरा तेल रशिया से ना ले रहे होते और हम ओपेक कंट्री से ले रहे होते, यानी कि जहां से हम यूजुअली लेते हैं वहां से ले रहे होते, तो लाजमी बात है कि उतनी डिमांड ऊपर होती, उतनी डिमांड होती तो यही क्रूड आपको और ज्यादा महंगा मिलता। आपको का मेरा मतलब है पूरी दुनिया को महंगा मिलता। तो ये बात बिल्कुल जफर भाई की मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर हम सस्ते दामों पे ले रहे हैं तो ओपेक की कंट्रीज, अगर हम मान लीजिए उस समय $65 पे ले रहे थे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं रूबिका, तो दूसरी कंट्रीज आप उसको 80, 85, $100 पे नहीं बेच सकती, क्योंकि उनको पता है कि वो गैप, जो दोनों में गैप है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो एस जयशंकर का बयान है रूबिका, उससे मैं सहमत हूं कि अगर कोई भी बड़ा कंज्यूमर अगर सस्ते दामों पे चीज ले रहा है तो उसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं बढ़ सकता। अच्छा। अब दूसरी बात आई, जो हमारे अखिल भाई बैठे हैं जो आर्थिक मामलों के जानकार है, जो राजनीतिक दुष्यंत जी बैठे हैं, उनकी बात पर मैं आता हूं। ये भी सच है रूबिका कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई थी तो लोगों को ये शिकायत रही, जफर भाई और मेरा इस मुद्दे पर कई दफे कई चैनल्स पर डिबेट हुआ है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हुई तो जिसको हम कहते थे फ्री मार्केटिंग, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने हिसाब से तेल की कीमतें तय कर सकती हैं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि जब मार्केट में तेल कम हुआ तो ग्राहकों को सस्ता नहीं मिला। और पर इसमें भी तर्क यह है, मैं जफर भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से, कि इस पैसे का इस्तेमाल सरकार ने, यह भी सच है रूबिका, कि इस पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट में हुआ है। अगर उसकी कीमत फालतू आई है, ऑयल कंपनीज का मुनाफा हुआ है और सरकार को डिविडेंड मिला है, मैं आखिर तक चला जाता हूं, तो उस पैसे का इस्तेमाल भ्रष्टाचार में नहीं हुआ है। उस पैसे का इस्तेमाल सड़कें बनी, एयरपोर्ट्स बने, रेलवे स्टेशन बने, पोर्ट्स बने, जितना भी आपको इतनी वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही है, 700 से ऊपर वेलफेयर स्कीम चल रही है, वो सब इस पैसे से चल रही है। तो ये शिकायत ग्राहकों की रूबिका सही है कि जब कीमतें गिरी तो हमारे यहाँ पर कीमत कम नहीं हुई, पर उसका तर्क यह है कि पैसा हम वसूलते रहे, उस पर टैक्स आया 25-26 लाख करोड़ पर शरद साहब, मैं कह रही हूँ ना कि आज मैं जरा भी आप लोगों से वो अर्थशास्त्र वाला समझने की कोशिश, मैं आप समझ लीजिए कि मैं एक आम गृहिणी की तरह आपसे बात करूंगी। अब शरद साहब, जब आप ये बात कर रहे हैं तो गृहिणी कहेगी अरे भाई मुझे क्या लेना देना है पुल और ब्रिज और ट्रेन और ट्रक से, भाई मेरे खाते में कितना पैसा आ रहा है, मैं कितना बचा पा रही हूँ, मैं उस बचत से कभी अपने लिए एक अंगूठी खरीद पाऊंगी कि नहीं? सिलेंडर कर दिया आपने महंगा, फल कर दिया आपने महंगे, दूध कर दिया आपने महंगा। हाँ अच्छा, अब कान में देखिए, वो अनुभव मुझे कह रही है दाल और सब्जी भी महंगी कर दी। हमारी पीसीआर में मेरी पायलट है, वो कह रही है रूबिका जी दाल और सब्जी भी महंगी कर दी है। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो रेल और यातायात और बाकी तमाम चीजों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लेकिन महंगाई तो बड़ी है ना, तो मैं अपने दिल को कैसे सुकून दूं? मैं इसका सुकून रूबिका, देखिए अगर सेविंग्स नहीं हो रही है गृहिणी की, और खासकर आपके जो कान में कह रही है दाल सब्जी का भाव बता रही है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। और पर इसमें तर्क ये है रूबिका कि पूरी दुनिया में जब से रशिया यूक्रेन का लड़ाई खासकर जब से शुरू हुई, हाँ। उसके बाद से इस महंगाई डायन ने रूबिका पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हाँ। भारत उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, बल्कि अमेरिका जैसा देश, रूबिका मैं वहां होके आया, अमेरिका जैसा देश जहाँ की 10% महंगाई और एक विकसित देश में
10% महंगाई रूबिका बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स है भारत सर। जैसे देश ने फिर भी महंगाई को नियंत्रण में रखा। तो मैं समझता हूँ इसको ऐसे समझना चाहिए कि पूरी दुनिया जिस चीज से त्रस्त रही तो भारत उसमें एक्सेप्शन नहीं था। तो गृहिणियों को हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई आपकी सेविंग नहीं हुई और आपकी बचत नहीं हुई, आपको दिक्कत आई, हम ये तो नहीं कह सकते। हाँ। और हम ये जरूर कह सकते हैं, क्षमा करिएगा मेरे यहाँ पर लाइट कुछ टाइम के लिए आउटेज हुई है, कुछ सेकंड्स के लिए वापस आ जाएगी। हाँ कोई और बात हम नहीं, मैं ये जरूर समझ कह गई महंगाई की। हाथ टाइट है। ये शरद जी इसमें संशोधन कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं। नहीं नहीं, एक सेकंड शरद जी, ये घूम फिर कर मामला वही आ रहा है कि खरीदारी करने सिर्फ टाटा, अंबानी, बिरला और अडानी साहब के परिवार वाले ही निकल रहे हैं। दुष्यंत नागर के घर से कोई नहीं निकल रहा। और मैं अपने आप को भी जोड़ दूं सर? हाँ जोड़ लो आप, और हम 1 करोड़ से कम ही महीने का कमाते हैं। हाँ शरद जी जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब रुक कर रही हूँ 1 सेकंड। हाँ आपने धनतेरस की बात करी तो मैं धनतेरस पे ही रहता हूँ। हाँ धनतेरस वाले दिन 50,000 करोड़ की कुल मिला के प्रवीण खंडेलवाल जी बैठे वो कंफर्म करेंगे 50,000 करोड़ की कम से कम बाइंग हुई है। आपका दुष्यंत जी का कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी 50,000 करोड़ की बाइंग सिर्फ अंबानी जी ने, अडानी जी ने या टाटा ने। सर 41 लाख हैं। आप अंबानी को नाराज हो जाएंगे, वो बेचारे की ये दुष्यंत हर जगह उन्हीं को बोलता है। मार्केट गया था, मैं मार्केट गया था, एक नहीं 3-4 मार्केट में मैं गया और वहां पर आप आने खड़े होने की जगह नहीं थी। रूबिका आप तो स्टूडियो में बिजी होंगी, शायद आप नहीं जा पाई होंगी, पर मुझे मौका मिला था। मैं वहां पर किसी भी मार्केट में इस बार ट्रैफिक की क्या हालत थी, चारों तरफ शहरों में ट्रैफिक जैम था और मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं थी। आप दुकानदारों से जाके बात करिए, वो दुकानदार आपको बताएंगे कि इस बार उनकी जितनी बम्पर सेल हुई है। ऑटोमोबाइल्स का मैं सिर्फ एक उदाहरण ले लेता हूँ, गाड़ी की बिक्री। हाँ। सारी गाड़ियां तो अंबानी साहब, अडानी साहब नहीं खरीदते हैं। भाई साहब मैं उन दोनों को नहीं कह रहा, मैं 41 लाख का नया संख्या है। 41 लाख लोग हैं, नव धनाढ्य वर्ग जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में 18 घंटे काम करके तैयार किया है, उनकी संख्या 41 लाख है। नहीं वो ठीक है। देखिए किसी भी देश में कुछ लोग औरों से ज्यादा कमाते हैं। यही किस्सा अमेरिका में है, यही किस्सा यूके में है, यही किस्सा फ्रांस में है, यही किस्सा जर्मनी में है। आप चाहते हैं कि सारी की सारी भारत की जनता एक बराबर इनकम हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो एक कम से कम अगर एक व्यक्ति 1 करोड़ महीने का कमा रहा है तो 1 लाख नहीं तो कम से कम 25-30 हजार पे तो कहीं तो कोई तो मैच हो। देखिए मैं आपको एक पैमाना बताता हूं और रूबिका मेरी बात पे ध्यान देंगी कि 2014 में भारत की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की थी। हाँ। आज भारत की इकोनॉमी $4.25 ट्रिलियन की है 9 साल में। मैं इसमें कोई राजनीतिक पक्ष की बात नहीं है, मैं तो आंकड़े देख रहा हूँ। सर 2 की नहीं ज्यादा। मुझे बताइए जब जीडीपी बनती कैसे है? जीडीपी सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। मैं यहाँ टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, पर जीडीपी बनती है आपकी और हमारी आमदनी। और भारत एक खर्च प्रधान देश है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। 55% यहाँ का जीडीपी कंजम्पशन से बनता है। हम लोग जाके सामान खरीदते हैं दुष्यंत जी, तभी जीडीपी की गाड़ी आगे चलती है, फैक्ट्रियां चलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की शक्ति घटी है, ऑफिस चलते हैं, फैक्ट्री चलती है, लोगों को तो अब नौकरी मिलती है। एक बात मुझे बता दीजिए दुष्यंत जी और स्वामी जी, आपको पर शरद साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, क्यों भाई? शरद जी, अखिल जी जो कह रहे हैं कि बेस इफेक्ट 2 बहनों के मार्क्स पर डिपेंड करता है, आपने खेल जीडीपी कितना कंट्रीब्यूशन। IMF, मूडीज, S&P जैसी एजेंसीज ये बेस इफेक्ट को अखिल जी फैक्टर करके चलते हैं। मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ। इनकी जो इकोनॉमिस्ट टीम है, मेरी उनसे वार्तालाप होने का मुझे मौका मिलता है। ये लोग सर बेस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके चलते हैं, वरना बेस इफेक्ट से जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े तो भ्रमित करने वाले हैं और ये एजेंसी भ्रमित होने वाली नहीं है सर। नहीं जीडीपी में वो सही बोलती है, हंगर इंडेक्स में गलत बोलती है। ये कैसे हो रहा है? हंगर इंडेक्स तो मैं मानता ही नहीं हूँ। हंगर इंडेक्स तो आप छोड़ दीजिए। हंगर इंडेक्स में रूबिका से सहमत हूँ। ये इंडेक्सेस बिल्कुल एजेंडा ड्रिवन है, ये इंडेक्सेस प्रोपेगेंडा ड्रिवन है। जो श्रीलंका और पाकिस्तान को हमसे ज्यादा बता रहा है वो तो सामने आपको दिख रहा है क्या बता रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर भारत में इतना कोई परेशान है सर। हंगर इंडेक्स गलत है, कोई खाली पेट नहीं सोता है। आपको ये बेरोजगारी भीषण रूप से है। ओके, बेरोजगारी भीषण रूप से है। नहीं पहले आप पहले हम इस राउंड को क्लियर कर दें। आप कह रहे हैं कि बेस को लेकर चलती है ये सारी एजेंसियां, इसलिए गड़बड़ हो रहा है आंकड़े और आकलन में।
शरद जी कह रहे हैं कि मैं तो उस टीम से बात कर रहा हूँ, वो तो न्यूट्रलाइज करके चलते हैं बेस फिगर को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ आंकड़ों में तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे हंगर इंडेक्स में देश में भुखमरी है सर, हंगर इंडेक्स एक प्राइवेट एजेंसी की बनाई हुई है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, एक प्राइवेट एजेंसी की बनाई हुई है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इस्लाम साहब की बात अलग है, लेकिन देश की बहुसंख्यक जनसंख्या को नौकरी नहीं मिल रही है पढ़ लिखने के बावजूद, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। स्वामी साहब, इस समय बेरोजगारी की दर अपने सबसे न्यूनतम लेवल पर है। आप जाइए, जाके लोगों से पूछिए, बात करिए। हमारे देश में इसको एस्टिमेट करने का कोई एक पैमाना नहीं है, ये मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे। पर अगर आप सर्वे करेंगे, सीएमआई ले लीजिए, कोई भी एजेंसी ले लीजिए, इस समय बेरोजगारी की दर भारत में अपने न्यूनतम स्तर पर है। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, पर जमीनी हकीकत यह, और उसका तरीका यह है कि आप जाके एक सर्वे कर लीजिए, 100 परिवारों से जाके आप बात करिए, आपके घर में कोई नौकरी ढूंढ रहा है, अब मुझे बताइए आप क्या जवाब मिलता है। ये सर्वे ऑन रिकॉर्ड आप करके दिखाइए और बताइए, क्योंकि हवा में हम कोई भी बात करेंगे रूबिका, हम केवल नेगेटिव बात करेंगे, ग्लास को हमेशा आधा खाली देखेंगे। और मैं तो एक बहुत अच्छी बात कहता हूं रूबिका, आपकी इजाजत से, मैं ये मानता हूं कि देखिए, हमारा जो विपक्ष है, मैं पक्ष विपक्ष से नहीं आता हूं, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, मैं ये मानता हूं कि हर वक्त जब नेगेटिव बात करी जाएगी, हर वक्त बुराई करी जाएगी, हर चीज को क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो ये तो सच हो नहीं सकता। 10 में से 10 बार तो कोई गलत नहीं हो सकता है रूबिका, ये बात तो आप भी मानते हैं। तो लोग क्या है, मनमोहन सिंह के जमाने में आर्थिक गति बहुत अच्छी थी, ऑपोजिशन का एजेंडा, मनमोहन सिंह के जमाने में अखिल जी, ये बात तो यहाँ पर शरद जी भी मानेंगे। 1 मिनट में जवाब ये हाँ, जफर साहब बस एक सेकेंड। अखिल जी, ये बात, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अखिल जी, मैं कनेक्ट करती हूँ। शरद जी बताएं। हाँ शरद जी। जी, मैं पहले अखिल जी की बात का जवाब दे देता हूँ। 14 लाख करोड़ कोई माफ नहीं हुए किसी के। 11 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ एक बैलेंस शीट एडजस्टमेंट है, किसी को माफ नहीं हुआ। पूरी कार्रवाई चल रही है, उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है। इंसॉल्वेंसी एक्ट मेरा फोन कट गया था, मैं वापस मुझे मौका दीजिएगा फिर से सेटलमेंट के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। वन टाइम सेटलमेंट कितने हुए हैं बैंक्स में? वापस आपका जो शुरू का सवाल था, पहला सवाल था एस जयशंकर की जो स्टेटमेंट थी, मुझे इजाजत है मैं उस पे कुछ ऐड करना चाहता था। आज भारत $750 बिलियन का भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज और मर्चेंडाइज मिला के, बल्कि $800 बिलियन पहुंचने लगा है। अगर इतनी बड़ी मात्रा में भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, और आप जानते हैं कोई भी महंगा सामान पिछले महीने क्या हमारा बहुत रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? कमजोर क्यों हो रहा है? अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? बड़ी मात्रा में वाजिब दाम पर इंपोर्ट दुगना हो गया है। कर रहे हैं। सर मुझे तो ये समझ भी दुनिया की महंगाई को कंट्रोल करने में हमारा मदद करता है। एक्सपोर्ट दुगना हो गया है। दोनों भाई कह रहे हैं कि इंपोर्ट भी तो दुगना हो गया है। ये बताते चले। और रुपया कमजोर हो गया है तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग पावर को बता रहा है। अगर हम यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं रूबिका, और उसके लिए हमें कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। आत्मनिर्भर अभियान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने रातों रात बोला और सब आत्मनिर्भर हो गए। ये एक ओवर प्रोसेस है, इसको होने में चंद वर्ष लगेंगे। आयात और निर्यात पर कुछ आंकड़े बता रहे हैं दुष्यंत नागर जी। शरद कोहली, मैं आपकी बात समझ गई, जो समझी हूँ मैं रिपीट कर रही हूँ। शरद कोहली कह रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 2 गुना हो गया है, इंपोर्ट आप लोग कह रहे हैं 2 गुना हो गया है। तो प्रभु इसलिए 2 गुना हुआ है कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हिंदुस्तान में या असेंबल कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो आपको दूसरी छोटी छोटी चीजें तो बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी ना, तो वो एड ऑन होगा इंपोर्ट के नाम पर, राइट? वो इंपोर्ट हेल्दी है, एंड दैट्स अ हेल्दी इंपोर्ट। दुष्यंत नागर और अखिल स्वामी, आप जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड दोनों को दे रही। दुष्यंत नागर 30 सेकंड्स। किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं, सल्फास खा के किसान मर रहा है। जवाब शरद कोहली कुछ कहना चाह रहे। 30 सेकंड सर। जी हाँ, मुझे लग रहा है, देखिए स्वामी साहब बहुत तजुर्बेकार आदमी है, बहुत इज्जतदार आदमी है। डॉलर और रुपए का इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इतना देना नहीं होता है। बास्केट ऑफ करेंसीज होती है, डॉलर इंडेक्स होती है, उससे तो इससे भारतीय रुपया बाकी करेंसी के अगेंस्ट बहुत मजबूत है, पहली बात। दूसरी बात रूबिका, 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा इस सरकार ने खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और ये एक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का एक इंजन होता है।
तो वो इंजन जब फायर करने लगा, अगर 100 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी तो लाजमी बात है इससे नौकरियां भी आएंगी, लाजमी बात है इससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब सर, जो मेरे पास बेसिक वक्त की इकोनॉमिक्स कमी है है। और मेरे पास वक्त की कमी है। रूबिका हाँ। सिर्फ एक सेकंड, ओके। ये जो बैंक के लोन की बात कर रहे हैं, खड़ा तो करके अडानी जी एक को पुराना दे दिया। गाना है रूबिका, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, आपने सुना होगा। तो सब कुछ जब पहले फोन बैंकिंग के जरिए जब सब लुटता रहा, अब जाके कहते हैं कि वो रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। जिस समय लुटा रहे थे उस समय तो होश रखते अगर तो लुटता ही पर नहीं। अखिल जी, आपके लिए जी आपके साथ भी बहस करके सैयद जफर इस्लाम साहब, दुष्यंत नागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके की डिबेट्स कुछ और होनी चाहिए ताकि आम आदमी को समझ आ सके कि जो